भारत की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात की थी द्वीप की। तो द्वीप के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि द्वीप दो प्रकार के होते हैं, तटीय और दूरस्थ, कोस्टल और डिस्टेंट। तो तटीय द्वीपों में बात की थी कि ऐसे द्वीप जो तट के नजदीक होते हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये द्वीप क्या कहलाते हैं? तटीय द्वीप। एक्चुअल में ये जो मुख्य भूमि होती है, तट जो होता है, उसी के टुकड़े होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने आपको कई द्वीप बताए थे। एक द्वीप और है कि ये जो मुंबई महानगर है, यहां पे मुंबई महानगर के चारों ओर पानी है, ये आप सभी जानते हैं। मुंबई के चारों ओर पानी है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि भाई चारों ओर पानी है, इसका मतलब ये किसी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है सालसेट। मुंबई महानगर जिस द्वीप के किनारे स्थित है, उस द्वीप को कहते हैं सालसेट द्वीप। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, यानी इसके चारों ओर पानी है। तो ये याद रखेंगे, सालसेट द्वीप तटीय द्वीपों में। उसके बाद हम बात करते हैं, इस तरह है ये, देखो ऐसे बता देते हैं आपको, या थोड़ा इसमें देखो, ये महाराष्ट्र की सीमा, और इस तरह महाराष्ट्र की सीमा में ये इस तरह मुंबई शहर बसा है। ये तो ये चारों ओर पानी, अरब सागर है इधर, तो ये सालसेट द्वीप है मुंबई। ये मुंबई महानगर जिस द्वीप पर बसा है, उस द्वीप को कहते हैं सालसेट द्वीप। इस तरह की संरचना है, ये महाराष्ट्र की तटरेखा है, तो ये ध्यान रखेंगे सालसेट द्वीप के बारे में। अब बात करते हैं दूरस्थ द्वीपों की। तो देखो, दूरस्थ द्वीपों में उन द्वीपों को सम्मिलित करते हैं जो इस तट रेखा से या मुख्य भूमि से काफी दूरी पर होते हैं। काफी दूरी का मतलब 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ऐसे द्वीपों को कहते हैं दूरस्थ द्वीप। यानी जो मुख्य भूमि से काफी दूरी पर होते हैं, उन्हें कहते हैं दूरस्थ द्वीप। जो इस तट रेखा से काफी दूरी पर होते हैं, वो दूरस्थ द्वीप कहलाते हैं। अब इन दूरस्थ द्वीपों में कौन कौन से द्वीप हैं? देखो, इसमें आएगा, इसके उसका विभाजन करते हैं, तो एक तो आता है प्रवाल द्वीप, और एक है पर्वतीय द्वीप। पर्वतीय द्वीप, इन दूरस्थ द्वीपों को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रवाल द्वीप और एक पर्वतीय द्वीप। अब ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल एक जीव का नाम है, समुद्री जीव है ये, इसको मूंगा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूंगा। अब ये क्या है? मूंगा एक ऐसा जीव है कि इनकी एक प्रवृत्ति ये होती है मूंगा जीव की, कि जैसे एक मूंगा होता है ना, उसके ऊपर एक मूंगा मर जाता है तो फिर दूसरा मूंगा उसके ऊपर घर बनाएगा, अपना आवास। जैसे ये मूंगा है, ये मर गया, तो फिर इसके ऊपर दूसरा मूंगा क्या बनाएगा? अपना आवास बनाएगा, यहां रहेगा। फिर ये मर गया तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा आवास बनाएगा, फिर ये मर गया, इसके ऊपर दूसरा बनाएगा। ऐसे बनाते जाते हैं ये। क्या समझे आप? ऐसे एक दूसरे के ऊपर अपना आवास बनाते जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक विशाल भूखंड खड़ा हो जाता है, यूं कहें कि एक पर्वत टाइप खड़ा हो जाता है, एक दीवार बन जाती है लंबी। और जब ये जमीन के ऊपर आ जाते हैं तो इनको द्वीप कहते हैं। ये बनते बनते क्या होता है, जब नीचे से बनना शुरू होते हैं, भाई मूंगा जो जीव है वो किस में रहता है? पानी में। मान लो अब ये पानी था, है ना,
ये समुद्र है। अब समुद्र के अंदर पहले मूंगे ने यहां था कोई मूंगा, पहला मूंगा, तो उसकी डेथ हुई है, वो मरा, वो मरते फिर दूसरे मूंगे ने, जीवित मूंगे ने यहां अपना निवास बना दिया, बाद में उसकी भी डेथ हो गई, फिर वो तीसरा कोई मूंगा आया, उसने उसके ऊपर अपना आवास बना लिया, अपना रेजिडेंस बना लिया, एक दूसरे के ऊपर अपना मकान बनाते चलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है कई मंजिला ऊंची, और बहुत ठोस होती है ये मूंगा जीव। भाई बॉडी से कोई चीज बनेगी, शरीर से कोई वस्तु बनती है तो मजबूत होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जमते हुए जाते हैं, एक बड़ी कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। जब ये बिल्डिंग पानी से ऊपर आती है, ये आ गई ना, पानी यहीं तक ही है, बनते बनते ये क्या होता है, पानी के ऊपर भी बनाते जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर ही, मूंगा क्या होता है पानी में भी है, पानी के ऊपर भी बना देगा। तो अब क्या होता है कि यहां तक के पानी था, अब इसके ऊपर यहां मूंगा मर गया, फिर दूसरे मूंगे ने पानी के ऊपर भी अपना निवास बना दिया। तो ये ऐसे बनते जाते हैं, जब पानी से ऊपर आ जाते हैं तो ये भाग जो है, ये पोर्शन, ये कहलाएगा द्वीप, है ना। तो अब इसे कहते हैं प्रवाल द्वीप या मूंगे के द्वीप। और भारत में प्रवाल द्वीप का सबसे बढ़िया उदाहरण है लक्षद्वीप। तो बात करते हैं लक्षद्वीप की, यानी प्रवाल द्वीप में हम किसको पढ़ेंगे, अब लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप, अब ये है, यहां देखेंगे आप, ये लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। यहां पूरा लिखते हैं इसको, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, है ना। एक बात तो ये हुई, और केंद्र शासित इसलिए कहते हैं कि यहां पर न तो विधानसभा है, न मुख्यमंत्री है, यहां विधानसभा के चुनाव भी नहीं होते, न विधान परिषद के चुनाव होते हैं, न राज्यसभा के चुनाव होते हैं। यहां सिर्फ एक ही चुनाव होता है, लोकसभा, यानी यहाँ के लोग केवल लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप क्या है, ये क्या एक द्वीप समूह है। पहली बात तो ये समझेंगे क्या है ये, लक्षद्वीप समूह है। द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप कोई एक द्वीप ही नहीं है। लक्षद्वीप का मतलब क्या, एक द्वीप नहीं, कई द्वीप है। कितने द्वीप, 32 द्वीपों का समूह, यानी 32 द्वीप है। उन 32 द्वीपों के समूह को कहते हैं लक्षद्वीप। समझे, लक्षद्वीप का मतलब क्या हुआ, एक द्वीप से नहीं है कि भाई कोई एक द्वीप और एक टापू और उसको लक्षद्वीप कह देंगे। 32 द्वीप फैले हुए हैं यहां, एक बात। दूसरी बात, कहां पर है ये, भारत के पश्चिमी तट के पास, अरब सागर में, अरब सागर में, भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में, ये अरब सागर है पूरा, है ना, अरब सागर, ये अरब सागर है। इस अरब सागर के अंदर ये लक्षद्वीप है। ये भारत का पश्चिमी तट है, आप जानते हैं इसको पश्चिमी तट कहते हैं, ये पूर्वी तट कहते हैं। भारत के पूर्व दिशा में है ये तट, इसलिए इसको पूर्वी तट। ये पश्चिम दिशा में है भारत के, इसलिए इसको पश्चिमी तट कहते हैं। तो अरब सागर में
भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है, ये याद रखेंगे एक तो। दूसरा इसमें अगर भाई हमने क्या बताया इसका एरिया, चलो देख लें आप। एक मिनट 32 द्वीप बताए ना, 36 द्वीप, सॉरी यहां 36 लिखे हैं, 32 इसका एरिया है, 32 वर्ग किलोमीटर। तो क्या याद रखेंगे यहां 36 द्वीपों का समूह है, 32 नहीं 36 द्वीप। क्या याद रखेंगे 36 द्वीपों का समूह, 32 नहीं है, वो आपको कम बता दिए एक्चुअल में 32। दूसरा डेटा इसके बारे में, इसका क्षेत्रफल कितना है इन सभी द्वीपों का, क्षेत्रफल इन द्वीपों का 36 द्वीपों का एरिया कितना है, तो वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। एरिया कितना है इसका 32 वर्ग किलोमीटर, और कुल द्वीप है इसमें 36। अब ये जो 36 द्वीप है इनकी स्थिति ये है कि 10 द्वीप ही आबाद है, बाकी जो 26 द्वीप है वो तो निर्जन है। निर्जन का मतलब समझे, कोई इंसानी आबादी नहीं है, केवल वहां जंगल ही जंगल है, नारियल के पेड़ मिलेंगे आपको वहां जाओगे तो बस, तो फॉरेस्ट मिलेंगे और कुछ नहीं है वहां, इंसानी आबादी नहीं है वहां पे। किन पे, इन 26 द्वीपों पे केवल 10 द्वीप ही आबाद है। एक तो ये विशेषता है इसकी। अब यहां लक्षद्वीप के बारे में जैसे थोड़ा सा इतिहास जाने हम, तो आजाद, जब भारत आजाद हुआ तब से भारत का कब्जा है इस पर। इससे पहले 47 से पहले क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था ये, और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। तो 47 के बाद ये सीधा भारत के नियंत्रण में आ गया। वैसे यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 93-95% आबादी मुस्लिम संप्रदाय की है। तो जब भारत आजाद हुआ ना 1947 में, तो पाकिस्तान भी इसको मिलाना चाहता था, पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम लोग रहते हैं ना यहाँ ज्यादा। तो चूंकि उस समय जो भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो चूंकि उनके पास भारत के एकीकरण का जिम्मा भी था, तो उन्हें इस बात का आभास था कि पाकिस्तान इसको अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। तो जब भारत आजाद हुआ ना, तो उसके तुरंत बाद यहां से भारत से सेना भेजी गई कोचीन पड़ता है केरल में, यहाँ सेना का बेस था, यहाँ सेना रहती थी, नेवी जो नौसेना होती है, तो उसको तुरंत वहां भेजा गया। सरदार पटेल ने कहा कि जाओ लक्षद्वीप, जाके सेना गई वहां लगा दिया क्या, झंडा लगाते। अब ये यहाँ के बेचारे ये लोग लक्षद्वीप के लोग ये जानते नहीं झंडा क्या होता है, ये बाहरी संस्कृति से अलग थलग पड़े। आज भी कोई ज्यादा इनका मेल मिलाप नहीं हुआ बाहरी लोगों से, बाहरी कल्चर से। आज भी आप जाएंगे लक्षद्वीप में, तो अब ये जानते नहीं कि ये जाते भारतीय सेना ने वहां झंडा गाड़ दिया, गाड़ते लोगों ने देखा ये क्या है, जो ये तो तिरंगा है, ये क्या होता है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो यहाँ क्यों लगा रहे हो, कि यहाँ इसलिए लगा रहे हैं कि अब आप भारत में आ गए हो, कि भारत में आ गए हैं, हम तो वही है जहां थे, कि हो तो वही, लेकिन प्रशासनिक रूप से अब आप भारत के नियंत्रण में हो या भारत के अधीन हो। उसके बाद पहले भारतीय सेना गई, उसके 2 घंटे बाद ही गई पाकिस्तान की सेना। तो पाकिस्तान की सेना गई तो दूर से तिरंगा देख लिया, देख तट से वापस आधे किलोमीटर दूर से रवाना हो गए, कि वो तो गया काम से, कि वो तो साहब लक्षद्वीप तो अपने हाथ से निकल चुका है। तो ये तो लक्षद्वीप का इतिहास है, यानी आजादी से ही ये भारत के नियंत्रण में है, एक बात ये। और लक्षद्वीप को थोड़ा सा यहां बताते हैं आपको, ये ले लिया आपने, ये जो 36 द्वीप है इनके देखो इस तरह, ये मैं आपको थोड़ा सा, ये ऐसे द्वीप है ना, एक द्वीप समूह ये है, और एक द्वीप समूह है ये वाला। ऐसे 3 द्वीप समूह है ये, मतलब उप समूह। इन 36 द्वीपों को 3 भागों में बांटा जाता है मोटे रूप से। तो ये जो ऊपर वाला है
इसको कहते हैं अमीन दीवी। अमीन दीवी द्वीप समूह, अमीन दीवी द्वीप, अमीन दीवी द्वीप। इससे कहेंगे लक्षद्वीप या लक्काद्वीप। लक्षद्वीप या लक्काद्वीप। और नीचे वाले को कहेंगे मिनिकॉय। क्या नाम है इसका? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय द्वीप समूह, यानी एक समूह ये होगा मिनिकॉय, उस समूह का नाम है मिनिकॉय द्वीप समूह। एक लक्षद्वीप या लक्काद्वीप द्वीप समूह, एक अमीनी द्वीप द्वीप समूह। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहेंगे ये आपके लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का मतलब क्या है? इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका नाम भी लक्षद्वीप है, और इस पूरे तीनों को इस मिलाकर भी लक्षद्वीप कहते हैं। इन तीनों में आपके ये 36 द्वीप आ गए। जो 36 द्वीप है ना, वो 36 के 36 द्वीप इन तीनों में आ गए। और इन तीनों के नाम इस प्रकार हैं, ये याद रखेंगे। एक बात जो एग्जाम में पूछी जाती है कि 9 डिग्री चैनल क्या होता है, ये तो हो गई ना बात। अब यहां थोड़ा नक्शे में देख लें पहले। इसको थोड़ा दिखा देते हैं आपको, पहले इसका ले लें। ये अरब सागर। और अब एक बात बताते हैं आपको, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं जल है पूरा, अरब सागर है ना, ये अरब सागर पूरा। तो यहां पे है लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप सागर कहलाता है। और ये वापस अरब सागर नीचे हिंद महासागर है। भारत के कन्याकुमारी से नीचे चलेंगे तो फिर अरब उस इलाके को क्या कहते हैं, उस जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और इस ऊपर वाले को ये लक्षद्वीप सी है, और ये इधर अरेबियन सी है, सी यानी सागर। तो ये जो लक्षद्वीप सागर है किसके बीच में हुआ? लक्षद्वीप और केरल के बीच में। क्या फैक्ट? अच्छा ये ले लिया आपने। ये अरब सागर को मैं मिटा देता हूं, यहां जगह चाहिए अपने को। तो एक फैक्ट आपको याद रखना यहां पे कि लक्षद्वीप सागर किन किन के मध्य है? ये केरल राज्य भारत का, और केरल और इस अरब सागर के बीच में, अरब सागर और केरल के बीच वाले भाग को कहते हैं, के बीच वाले जलीय क्षेत्र को अरब सागर, या यूं कहें कि लक्षद्वीप और केरल के बीच वाले जलीय क्षेत्र को, क्या समझे? केरल और लक्षद्वीप के बीच वाले जलीय क्षेत्र को कहते हैं लक्षद्वीप सागर। ये लक्षद्वीप सागर है, चूंकि लक्षद्वीप के नजदीक इसलिए लक्षद्वीप सागर कहा गया है। अब आगे एक फैक्ट है 9 डिग्री चैनल। चलो इसको मिटा देते हैं यहां। 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल, अब ये क्या होता है? ये जो 9 डिग्री है ना, अब पहले इसको चैनल को समझ लो। चैनल का मतलब होता है, हमने आपको ये बताया था पहले, जल संधि। जैसे ये पानी है और इधर भी पानी है, यानी इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, खाड़ी भी हो सकती है, महासागर भी हो सकता है। अब बीच में क्या है? मान लो इस तरह से है, तो ये पानी है, ना? अब यहां पे क्या हमने बताया था? इसको बताया था जल संधि। दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने वाला सकड़ा जलीय क्षेत्र जल संधि कहलाता है, जल डमरू मध्य कहलाता है। एक चैनल और होता है, तो चैनल में क्या होता है कि वो चैनल बड़ा होता है, चैनल की चौड़ाई अधिक होती है, 200 किलोमीटर भी हो जाएगा ऐसे, ये चैनल कहलाता है। ये बड़े जल क्षेत्र होते हैं, यानी चैनल वह जलीय क्षेत्र है जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है या
एक ही जलीय क्षेत्र के दो भागों को जोड़ता है। समझना इसको बात को, कि जिसे मान लो दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक इधर लक्षद्वीप सागर है, इधर अरब सागर है, इनको जोड़ने वाला ये जो एरिया है, ये पानी है यहाँ, ये क्या कहलाएगा? चैनल। एक तो ये स्थिति हो सकती है, एक ये भी हो सकती है कि जैसे ये पूरा अरब सागर हो और अरब सागर को यहां बीच में ये मानो कि जैसे ये पूरा अरब सागर है ना, अरब सागर है। अब इस अरब सागर को जोड़ने वाला बीच में क्या यार द्वीप आ गए, क्या आ गए? द्वीप, छोटे छोटे द्वीप आ गए, यहां कई द्वीप आ गए। अब इन द्वीपों के बीच में द्वीप है, बाकी इधर पानी पानी है, इस साइड में पानी, इधर भी पानी है। तो इन दोनों जलीय क्षेत्रों के बीच में ये एक तरह से अवरोध आ गया ना द्वीपों का, तो इन अवरोध के बीच में भी पानी भरा रहता है। उस पानी को यानी उस जलीय क्षेत्र को कहते हैं चैनल। अब चैनल और जलसंधि में क्या फर्क हुआ कि चैनल बड़ा होता है, उसकी चौड़ाई अधिक होती है, जलसंधि छोटी होती है, बस इतना ही फर्क है। जलसंधि तो ये मानो कि ये भी मैंने बड़ी बना दी, इससे भी छोटी होती है। कई जगह तो जलसंधि एक नहर की तरह है, बिल्कुल ऐसे होती है जलसंधि। ये जलसंधि, दो महासागर जुड़े हुए हैं। और चैनल में क्या होता है कि वो बड़ा होगा, ये तो जलसंधि हो गई। चैनल क्या होगा? यहां तक होगा वो, जैसे ये मानो। और चैनल में क्या होगा? यहाँ पे द्वीप हो सकते हैं, या द्वीपों के बीच में भी चैनल हो सकता है, जैसे ये द्वीप और ये द्वीप, दोनों जल क्षेत्रों के बीच में द्वीप आ गए। इन द्वीपों के बीच में ये पानी है ना, ये पानी है, ये जो पानी है इसको चैनल कहेंगे। यानी चैनल एक तरह से जलसंधि है, जलसंधि सकड़ी होती है, चैनल चौड़ा होता है। दोनों का काम क्या है कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं, है ना। दो जलीय क्षेत्र एक ही नाम के भी हो सकते हैं, जैसे हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र, दोनों हिंद महासागर कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर, उनको जोड़ने वाले भी हो सकते हैं। या एक तरफ हिंद महासागर हो और एक तरफ अरब सागर हो, या एक तरफ लक्षद्वीप सागर हो और एक तरफ अरब सागर हो। अब मैं बात कर रहा हूं 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री का मतलब जो है यहां, उसका मतलब है अक्षांश से। ये 9 डिग्री किसको इंगित कर रहा है? अक्षांश को। हमने पढ़ाया था आपको, पिछली वीडियो देखे होंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो यहां उसको और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर अक्षांश समझना है तो पिछला वीडियो देखें। तो 9 डिग्री का मतलब है 9 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश। अब 9 डिग्री अक्षांश हो गई, 9 डिग्री अक्षांश हो गया, लेकिन उत्तरी है दक्षिणी, तो ये है उत्तरी। तो हम बात कर रहे हैं 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल की। अब इसको शॉर्ट में ये भी कहते हैं 9 डिग्री चैनल। लेकिन चूंकि भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, यानी भारत के सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। भारत का एक भी अक्षांश ऐसा नहीं जो दक्षिणी अक्षांश कहलाता हो, क्योंकि भारत है ही उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध के सारे ही अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती है। तो यहाँ 9 डिग्री चैनल का मतलब ये समझे आप, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। इसका पूरा नाम क्या होगा? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। यानी ये जो जलसंधि का बड़ा रूप है, ये जो जलीय क्षेत्र है, चैनल मतलब जलीय क्षेत्र, ये जलीय क्षेत्र 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पैरेलल स्थित है। यानी इस जलीय क्षेत्र से होकर, इस चैनल से होकर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है ना। अब इसका जिक्र क्यों हो रहा है? ये यहां पे है 9 डिग्री, ये 9 डिग्री चैनल है ना। अब इस 9 डिग्री चैनल को, 9 डिग्री चैनल शॉर्ट में इसको कह देते हैं, वैसे पूरा नाम क्या हुआ इसका? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल है, ये इस तरह से है। अब इस तरह से कैसे है? मैंने इसको, इसका बड़ा रूप बनाया नहीं यहां, तो देखो यहां तो है लक्षद्वीप सागर और यहां है अरब सागर, ये अरब सागर, ये लक्षद्वीप सागर। तो 9 डिग्री चैनल यहां आएगा। ये जो जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, ये 9 डिग्री चैनल कहलाएगा। ये है 9 डिग्री चैनल। नाइन डिग्री चैनल हो गया नहीं, इधर क्या लक्षद्वीप सागर, इधर अरब सागर। तो अब अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट याद रखना है?
दो बातें याद रखनी है कि लक्षद्वीप सागर और अरब सागर को कौन सा चैनल यहां जोड़ रहा है, तो 9 डिग्री चैनल। वैसे कई चैनल जोड़ते हैं, ऊपर भी जोड़ते हैं, लेकिन ये लक्षद्वीप सागर तो यही है ना, तो इसको तो यही जोड़ेगा। लक्षद्वीप सागर और अरब सागर को जोड़ने वाला जलीय क्षेत्र या चैनल जो है वो कौन सा है, 9 डिग्री वाला। एक बात। दूसरी बात कि ये जो 9 डिग्री चैनल है किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तो अपने को क्या याद रखना है, लक्काद्वीप या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। ये मिनिकॉय द्वीप है, ये नीचे मिनिकॉय है ना, याद, ये मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप या जिसे लक्काद्वीप भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो पानी है उस पानी को कहते हैं 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। और ये पानी किनके बीच में स्थित है, ये चैनल स्थित है लक्काद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। तो ये अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखना, 9 डिग्री चैनल। इसी प्रकार यहां पर एक बात जान लीजिए कि ये जो लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, कवराती, ये कवराती है, कवराती लक्षद्वीप की राजधानी है ये। इस लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है वो कवराती है, वो यहां लक्षद्वीप या लक्काद्वीप में स्थित है। और ये हो गए आपके 9 डिग्री चैनल। बस इनमें और भी है चैनल, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट यही है। 9 डिग्री इसलिए कहेंगे कि देखिए आप 8-4 जो उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट वाली जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु बनाती हुई निकलती है, यानी यहाँ केप कोमोरिन जिसके पास कन्याकुमारी है, यानी कन्याकुमारी के पास जो पॉइंट है केप कोमोरिन, ये यहाँ पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा का स्थान है, यहां से ऊपर गुजरती है, तो ये 9 डिग्री एकदम इसके ऊपर ही आता है, इसलिए हमने ये 9 डिग्री चैनल यहां बताया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक अपने को ये भी जानना है, वैसे चांसेस कम है पूछने के, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। आपके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उससे नहीं लगता कि वो पूछे, लेकिन फिर भी आप एक अगर ध्यान रख लेंगे तो अच्छी बात है कि 8 डिग्री चैनल और होता है। ये 8 डिग्री चैनल क्या है कि यहां एक देश है मालदीव, ये मालदीव है। यहां मालदीव बड़ा खूबसूरत देश है, कई फिल्मों में आपने इसके दृश्य देखे होंगे। तो ये मालदीव और इस मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल स्थित है, उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये जो जलीय क्षेत्र है ये कहलाता है 8 डिग्री चैनल, या यूं कह सकते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। ये कौन सा है, मालदीव और इस मिनिकॉय द्वीप के बीच में। ये मिनिकॉय द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप के बीच में। अब यहां पे 8 डिग्री चैनल, इसकी क्या विशेषता हुई कि यह है मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है, यानी इसका मतलब क्या, मिनिकॉय को आप ये भी कह सकते हैं लक्षद्वीप, यानी इस लक्षद्वीप और चूंकि मालदीव अलग देश आ गया ना, तो यहां कई कंसेप्ट बनते हैं कि 8 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है, तो आप ये भी कह सकते हैं मिनिकॉय व मालदीव के मध्य, या ये भी कह सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य, ये भी कह सकते हैं भारत व मालदीव के मध्य, ऐसे भी कहा जा सकता है ना, भारत और मालदीव। ये पूरा लक्षद्वीप किसका भाग है, भारत का है, तो भारत और मालदीव के बीच में स्थित है ये चैनल। और चूंकि लक्षद्वीप का भी एक द्वीप है, अलग से द्वीप समूह है, उप समूह है मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और इस मालदीव के बीच में स्थित है, इसलिए इसको मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित द्वीप भी चैनल भी कहा जाता है। और लक्षद्वीप और
मालदीव के बीच में स्थित चैनल भी कहा जाता है, इधर फिर भारत और मालदीव के बीच में स्थित चैनल भी कहते हैं। ये याद रखेंगे इसको। 8 डिग्री चैनल है ये, देखो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, इससे थोड़ा नीचे है 8 डिग्री यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैनल है 8 डिग्री वाला, ये अक्षांश रेखा नीचे आ रही है, मतलब विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, उससे 8 डिग्री उत्तर में है। और 1 डिग्री अक्षांश को लगभग 111 किलोमीटर माना जाता है। तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ये जो मिनिको या मान लीजिए ये चैनल है, नीचे से कितना दूरी है, कितनी दूरी पर स्थित है उससे, भूमध्य रेखा से 0 डिग्री अक्षांश से ये 8 डिग्री चैनल कितनी दूरी पर है, तो आप 111 को 8 से गुणा कर लीजिए, वो डिस्टेंस आ जाएगी। या 9 डिग्री चैनल कितनी दूरी पे है भूमध्य रेखा से, तो वो 9 से गुणा कर लीजिए 111 को, तो वो दूरी आ जाएगी। तो ये तो बात हुई लक्षद्वीप की। और इसके अलावा लक्षद्वीप के बारे में कोई और फैक्ट्स नहीं है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। एक यहाँ पे पक्षी अभयारण्य है पिट्टी पक्षी अभयारण्य है, ये प्रसिद्ध है यहाँ का अभयारण्य, मतलब पार्क है ये, पक्षियों का एक जंगल है ये मानो। अभयारण्य का मतलब क्या हुआ, जंगल, एक रिजर्व जंगल, सुरक्षित जंगल है जो पक्षियों के लिए सुरक्षित रखा गया, वहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। तो ये पिट्टी या पिटली भी बोलते हैं इसको, पिटली द्वीप पर है ये, इसलिए इसको निर्जन है पूरा, पिट्टी द्वीप का नाम है, तो इसको पिट्टी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं या पिटली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। अब बात करेंगे भारत के एक दूसरे प्रकार के द्वीप समूह की। तो देखिए भारत में हमने आपको द्वीप बताए थे ना अभी, प्रवाल द्वीप और पर्वतीय द्वीप, तटीय द्वीप है। इसके दूरस्थ द्वीप के 2 भाग थे, दूरस्थ द्वीप के 2 भाग थे, प्रवाल द्वीप और पर्वतीय द्वीप। तो प्रवाल द्वीप तो भारत का जो मुख्य प्रवाल द्वीप है वो हमने पढ़ लिया, लक्षद्वीप। अब है पर्वतीय द्वीप। भारत में पर्वतीय द्वीप कहां पाए जाते हैं? पर्वतीय द्वीप का मतलब होता है ऐसे द्वीप जो पर्वतों के ऊपरी भाग के रूप में समुद्रों में स्थित है। देखो जैसे महाद्वीपों पर पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, एशिया में हिमालय पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, मध्य प्रदेश में जाएंगे आप विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में है। तो इस तरह महाद्वीपों पर पर्वत पाए जाते हैं, वैसे की वैसे ही समुद्रों में भी पर्वत पाए जाते हैं, महासागरों में भी पर्वतमालाएं हैं। तो समुद्रों में जो पर्वतमालाएं होती है ना, जैसे मान लो ये समुद्र है कोई, ये कोई समुद्र है, अब यहां पर्वत इस तरह से होते हैं, ये पर्वतमाला पाई जाती है। अब वहां क्या होता है कि कई बार इन पर्वतों का कुछ भाग या कुछ पर्वतों का भाग पानी से बाहर निकल जाता है, इससे ये ऊपर उठ गया ना, ये जो ऊपर उठा भाग है यानी ये पर्वत है समुद्रों में, ये ऊपर उठे भाग फिर ये द्वीप कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे? द्वीप। इनके क्या चारों ओर पानी होता है, चारों ओर तो पानी है ना, लेकिन पानी की सतह से ऊपर आ गए पर्वतों के वे भाग, यानी महासागरों में स्थित पर्वतों के वे भाग जो समुद्री सतह से ऊपर निकल आते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं ऊपर से, उन्हें कहते हैं द्वीप। लेकिन कौन से द्वीप? पर्वतीय द्वीप, यानी पर्वतों के कारण बने हैं। वो जो द्वीप बने थे प्रवाल द्वीप, वो प्रवाल जीव के एक दूसरे के ऊपर जमने की क्रिया का परिणाम थे। और ये किसका परिणाम है? जो पर्वत बने हुए हैं नीचे समुद्रों में या महासागरों में भी ज्वालामुखी क्रियाएं चलती रहती है, नीचे से लावा निकलता रहता है, गर्म पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ नीचे से पृथ्वी से, और ऊपर जमता रहता है।
तो वो क्या होता है कि समुद्र तल में नीचे जमता रहता है और उससे क्या होता है वहां पर्वत बनते हैं। जब वो पर्वत इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो पानी से बाहर निकल आते हैं तो उनको कहते हैं द्वीप, लेकिन पर्वतीय द्वीप। तो ये पर्वतीय द्वीप। अब यहां बात करेंगे हम भारत में पर्वतीय द्वीप कौन से हैं। चूंकि दूरस्थ द्वीप में आते हैं, पर्वतीय द्वीप किसमें ले रहे हैं अपन, पर्वतीय द्वीपों को दूरस्थ द्वीपों में। और भारत में जो ये दूरस्थ द्वीप है यानी जो पर्वतीय द्वीप है उनमें आ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह आ रहा है ये, इसका मतलब द्वीपों का समूह है ये, और लगभग 500 से अधिक द्वीप है ये। कितने द्वीप है, 500 से अधिक द्वीप। 500 से अधिक द्वीप है इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस समूह, ये छोटा समूह नहीं है, वहां तो 36 द्वीप ही थे लक्षद्वीप में, तो यहां 500 से ज्यादा द्वीप हैं। तो ये 500 से अधिक द्वीपों का समूह है जिसको क्या नाम दिया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार दो बड़े समूह है, इन दोनों समूहों को मिलाकर फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा गया है, एक नाम ये दिया गया है उनका। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आप नक्शे में लोकेशन देखेंगे तो ये है यहां पर, ये क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब इस बंगाल की खाड़ी में आप लोकेशन देखेंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये कौन सा, ये म्यांमार है, और म्यांमार की एक संरचना आपको बताते हैं यहां, ये अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, ये ऐसे फैला हुआ है म्यांमार में इधर से। तो ये भारत और उसकी म्यांमार की सीमा भी बनाता है ये पर्वत, इधर से ऊपर तो ये मानो यहां पे है ये अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा पर्वत क्या है कि नीचे समुद्र तक फैला हुआ है। अच्छा, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो हिमालय पर्वतमाला आ रही है वहां से ऐसे घूम गई ना, पहले ऐसे है पश्चिम से पूर्व, फिर पूर्व उत्तर से दक्षिण हो जाती थी, ऐसे चल गया। लोग ये भी कहते हैं कि अराकान योमा भी इसी का ही भाग है, हिमालय पर्वत का ही, और आगे जाके फिर ये बंगाल की खाड़ी में चले गए, यही पर्वतमाला, यही हिमालय पर्वतमाला, और उसके जो ऊपर उठे हुए भाग है वो आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग मत है लोगों के। तो अब इसमें क्या है, ये अराकान योमा जो प्रमुख मत है जिसकी मान्यता वो ये है कि जो अराकान योमा पर्वतमाला है म्यांमार की, ये उसी का भाग है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ गए। अब इन द्वीपों को समझेंगे। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं अंडमान सागर कहलाता है, अंडमान सागर, ये पानी है ना पूरा, ये पूरा पानी है, यहां पानी है, तो ये इलाका तो कहलाता है पानी का बंगाल की खाड़ी, इससे कहते हैं अंडमान सागर, क्योंकि ये अंडमान द्वीप है, इन अंडमान द्वीप के पास स्थित है। ये जमीन किसके, ये जो जलीय क्षेत्र ये अंडमान के, ये अंडमान द्वीप है, द्वीप का नाम अंडमान, उसके पास है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंडमान सागर कहते हैं। तो ये लोकेशन रही। अब हम इसका एक एक का थोड़ा नाम आप जान लें। इसको मैं यहां मिटा देता हूं, थोड़ा बंगाल की खाड़ी थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी, ये हो गई, ये पूरी है। तो अब इसको कहते हैं, देखो ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान। ये कहलाता है
लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, इंग्लिश में इसको लिटिल अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान। और ये आप देखें, ये कार निकोबार, लघु निकोबार, कार निकोबार को लघु निकोबार या लिटिल निकोबार भी कहते हैं, और ये है वृहद निकोबार, बड़ा निकोबार, या इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाग है। छोटे मोटे द्वीप कई हैं यहाँ, जो मुख्य द्वीप है उनका नामकरण इस प्रकार है और उनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार है। ये उत्तर, सबसे उत्तर में है उत्तरी अंडमान द्वीप, ये मध्य अंडमान द्वीप। अब आप देखेंगे इसमें इनकी विशेषताएं। पहली बात तो क्या समझे आप, भारत के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है, भारत के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित, पूर्वी तट के निकट, तट के निकट है ना। तट के निकट तो नहीं है, तट से तो बहुत दूर है, लेकिन वैसे कुल मिला के तट तो पूर्वी पड़ेगा ना। आपको यहां जाना तो इस पूर्वी तट से तो जहाज में बैठ के जाओगे, विशाखापट्टनम से बैठोगे, कोलकाता से बैठोगे, या इधर चेन्नई से बैठोगे। भाई ऐसा थोड़ी कि यहां से बैठ के जाओगे, यहां जाना है जहाज में बैठ के, तो इधर से पश्चिमी तट से थोड़ी बैठोगे, मुंबई से थोड़ी बैठोगे, आप यहीं से बैठोगे ना। एक तरह से सबसे नजदीक कौन सा तट पड़ रहा है, पूर्वी तट, तो पूर्वी तट के निकट। दूसरी बात कहां है, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। इसकी लोकेशन बता रहे हैं आपको, ये है कहां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो पूर्वी तट के निकट, पूर्वी तट यानी भारत का पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। और अब इसके बारे में लगभग 500 से अधिक द्वीप है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो क्या जाना आपने, अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही ये अवशेष माने जाते हैं, ये उसी का ही भाग माना जाता है, उसी का अवशेष माना जाता है अराकान योमा पर्वत का। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं मध्य अंडमान, अच्छा पहले ये लिख लीजिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा, ये जो कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। क्या समझिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। हमने बताया था आपको, भारत के जो तटरेखा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों में सबसे ज्यादा तटरेखा बना रहा है ये आपके गुजरात है ना, सबसे ज्यादा गुजरात बना रहा है। तो फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कौन बना रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा पड़ती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि चलो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस गुजरात से भी ज्यादा लंबी है इसकी तटरेखा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि इसकी तटरेखा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी है। ये इतना याद रखने ना, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछेगा बस आपके एग्जाम में। देखो आपके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो स्तर आएगा, उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। अब इसमें पढ़ने में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन चूंकि आपके नहीं पूछा जाना है, जितना पूछा जाना है उतनी ही बात करेंगे। अपने को कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं कोई रिसर्च करना है, अपना उद्देश्य एग्जाम पास करना है, तो उसी दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा इतना याद रख लेंगे आप। अब दूसरी बात है यहाँ, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, इसका मध्य अंडमान। मेरी बात समझना, इसका सबसे बड़ा द्वीप और भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप,
आप ये लिख लीजिए भारत का। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत में इतने द्वीप है 500 तो ये 32 ये है, और भी इधर है करीब 650-700 द्वीप बनते हैं। उनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर इलाका है इसका, ये मध्य अंडमान का जो आप देख रहे हैं। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, समझ गए? ये एकदम से याद रखना फैक्ट। एक इधर आप देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान। अच्छा, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये तो आप जानते हैं, हमने आपको उसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन ये कौन से द्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है ये राजधानी। ये देखेंगे आप यहां पे, ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये हो गया आपके। अब चलेंगे नीचे, ये कार निकोबार और द वृहद निकोबार। तो इसमें कार निकोबार का मतलब होता है, कार का मतलब क्या होता है? लघु, यानी लिटिल। तो ये है लिटिल निकोबार। और नीचे है वृहद निकोबार, नीचे वाला वृहद का मतलब बड़ा, तो यानी ये ग्रेट निकोबार बोलते हैं इसको, वृहद निकोबार या महान निकोबार। ये दो द्वीप नीचे है। तो ये जो आप देख रहे हैं वृहद निकोबार, भारत, चलो इसको बता देते हैं। ये ले लिया आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलो आपने ले लिया होगा। आगे इसी की बात करते हैं। हमने आपको पहले बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक तो बताया था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो तो केप कोमोरिन या कोमोरिन अंतरीप जो कन्याकुमारी के निकट स्थित है, वो बताया था। एक तो यहां पर है ना। एक बताया था हमने आपको, ये तो था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। एक बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु। दो देखो वाक्य है यहां, भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो देखो दक्षिणतम बिंदु में यहां कंफ्यूजन नहीं होना है। दक्षिणतम बिंदु एक तो है भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का, ये तो बताया था कोमोरिन अंतरीप, है ना। अब यहां बात करेंगे भारत का कौन सा है? तो वो ये इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको। क्या नाम इसका? इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट। और ये स्थित है इस वृहद निकोबार में। कहां पे है? वृहद निकोबार, वृहद निकोबार में स्थित है। और इसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं इंग्लिश में, ये से भी आ सकता है ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार, बड़ा निकोबार। और द्वीप है ये निकोबार। उसमें एक बात इसमें जानेंगे कि ये कितने अक्षांश में स्थित है। तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई उत्तरी में, भारत तो पूरा उत्तरी अक्षांश में है ना,
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। भारत का कोई भी इलाका दक्षिणी अक्षांशों में नहीं आता। भारत का कोई भी क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। पूरा भारत सभी द्वीप वगैरह सब मिलाकर उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो यहाँ जब भी भारत के मामले में अक्षांश का इस्तेमाल करो तो हमेशा याद रखना है उत्तरी शब्द आएगा। उत्तरी अक्षांश में दक्षिणी कभी भी नहीं आएगा। यहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ही दक्षिणी आता है क्योंकि वही दक्षिणी गोलार्ध है। भारत में हमेशा जब भी अक्षांश लिखेंगे, किसी भी राज्य का अक्षांश पूछ ले आपसे, किसी पर्वत का पूछ ले, उत्तरतम बिंदु का पूछ ले, दक्षिणतम का पूछ ले, तो हमेशा याद रखना है उत्तरी आएगा शब्द। अब यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट, ये क्या होता है, मिनट डिग्री क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से आपको समझा दिया है, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये इंदिरा बिंदु। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है यहां है इंदिरा बिंदु, ये आपके इंदिरा बिंदु। इसे कहते हैं इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इससे आगे भारत की यानी दक्षिण में अगर चलेंगे अपन भूमध्य रेखा की तरफ, तो इससे नीचे भारत की कोई जमीन नहीं है। अपने सारे प्लॉट, सारे खेत यहीं खत्म हो जाते हैं, बस नीचे कुछ भी नहीं है अपना। फिर तो दूसरे देश आएंगे। अपना जो आखिरी जमीन का टुकड़ा है वो ये है इंदिरा बिंदु, और ये है वृहद निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब एक बात बता देते हैं, कभी आपसे पूछ ली कि चलो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश में कभी उत्तरी या दक्षिणी नहीं आता है, वो तो एक ही है 0 डिग्री अक्षांश। तो उसमें यदि आपको ये पूछे कि चलो भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से इस इंदिरा बिंदु की दूरी कितनी है, या ये पूछ ले कि चलो कोमोरिन अंतरीप की दूरी कितनी है, या पूछ ले आपसे कि लद्दाख की दूरी कितनी है, इंदिरा कोल की दूरी कितनी है, किलिक की दूरी कितनी है, जयपुर की दूरी कितनी है, दिल्ली की दूरी कितनी है, मुंबई की दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर लगभग। तो आप जितने अक्षांश पे स्थित है ना उसको 111 से गुणा कर लेंगे, वही उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता ये, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपसे कि जैसे पूछ ले आपसे कि भाई ये जो इंदिरा बिंदु इसकी दूरी कितनी भूमध्य रेखा से, यहां से अगर नीचे चले तो कितने किलोमीटर चलने के बाद फिर विषुवत रेखा आएगी, तो विषुवत रेखा आएगी। इस 111 को गुणा कर लो 6:45 पे, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट से, वहां जो वो जितना किलोमीटर आएगा उतनी ही दूरी होती है इस इंदिरा बिंदु से भूमध्य रेखा की। या जैसे पूछ ले कि चलो साहब यहाँ की कन्याकुमारी की दूरी कितनी है विषुवत रेखा से, तो फिर आप इसको 8/4 से गुणा कर लो, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है ना, तो उससे गुणा करेंगे, जितनी दूरी आएगी 111 से गुणा करने के बाद वो ही इसकी जितने किलोमीटर आएंगे वही इसकी दूरी होगी, ये याद रखेंगे। अब इसमें इंदिरा बिंदु की बात हो गई, आगे बात करते हैं एक पड़ता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री उत्तरी चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। अब इसमें क्या है कि ये कहां है, यानी ये भी एक चैनल है, ये किस किस को अलग करता है, ये किनके मध्य स्थित है, तो ये दो, इधर तो अंडमान सागर प्लस बंगाल की खाड़ी, और एक लिखेंगे आप द्वीपों के किनके मध्य स्थित है, द्वीप पूछे जाते हैं, लघु अंडमान या लिटिल अंडमान प्लस लिटिल निकोबार या कार निकोबार, कुछ भी कह सकते हैं। कार निकोबार भी कहें तो एक ही बात है, छोटा निकोबार कहें तो भी वही बात है, लिटिल निकोबार कहें तो भी वही बात है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान या लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। कहां पर है जरा देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इलाका, ये 10 डिग्री चैनल,
ये 10 डिग्री चैनल है। ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, इधर आपके अंडमान सागर आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई पूरी। तो बंगाल की खाड़ी के पानी को इस अंडमान सागर के पानी से जोड़ रहा है ये पानी, ये जलीय क्षेत्र। और ये जलीय क्षेत्र यदि द्वीपों की बात करें तो किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो ये देख रहे हैं आप, ये लघु अंडमान और ये नीचे लिटिल निकोबार, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो ये याद रखना है। अब और भी है चैनल, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम है उसमें बस यही पूछा जाएगा, इससे डीप नहीं जाएंगे। अभी जैसे हम आरएस वालों को पढ़ाएंगे, यही तो इसमें कुछ और भी चैनल, ये सारे चैनल है, ये सभी दो द्वीपों के बीच में जितने भी जलीय क्षेत्र वो सारे चैनल है। लेकिन आपको सारे चैनल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप आरएस के लिए पढ़ोगे तो फिर हम आपको और भी कई चैनल पढ़ाएंगे, यहां इतना ही सफिशिएंट है। तो 10 डिग्री चैनल को याद रखना अपने को। इंदिरा बिंदु हो गया एक। आप यहां देख रहे हैं एक संरचना की, अलग से द्वीप बनाया हमने, बेरन, क्या नाम है इसका, बेरन द्वीप। तो ये तो हो गया आपके। अब चलेंगे बेरन द्वीप, बेरन द्वीप, ये इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहां पे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं बेरन ज्वालामुखी, यानी इस द्वीप पर क्या है, ज्वालामुखी। एक तरह से ये द्वीप क्या है, एक ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, बेरन। यानी इसको बेरन ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, बेरन द्वीप भी कह सकते हैं। अब आप ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, वोल्केनो, इसका मतलब क्या होता है, ज्वाला का मुख, यानी जमीन पर स्थित। वो महासागर में भी हो सकता है और इस पे स्थल भाग पे भी हो सकता है। तो यानी ऐसा मुख या ऐसा मुंह जिससे नीचे, पृथ्वी के नीचे से गर्म लावा निकल रहा हो, पिघला हुआ लाल लावा निकलता हो, ज्वाला निकलती हो। समझते हैं, ज्वाला, आग निकल रही हो, ज्वाला का मतलब आग, अग्नि। ऐसा मुख जिससे ज्वाला निकल रही हो, कहां से, पृथ्वी के अंदर से। जैसे ये है ना, अब इससे ऐसे अग्नि निकल रही हो, ज्वाला निकल रही हो। अब ज्वाला के साथ क्या, आग के साथ कई चीजें आती है, मलबा आता है नीचे से। मलबे का मतलब है पिघली हुई चट्टाने, वो लिक्विड रूप में चट्टाने आती है। एक तो ठोस रूप में पत्थर होता है जैसे, वो तो ठोस रूप है चट्टान का, और चट्टान का एक लिक्विड रूप भी होता है ना। तो वो ग्रीस होता है ना, ग्रीस गाड़ियों में लगाते, वैसे ग्रीस टाइप लिक्विड रूप आता है नीचे से चट्टानों का, पिघला हुआ रूप। आम का जूस होता है वैसे, नीचे से वो आएगा, उससे कहते हैं, यानी इस तरह के मुख को कहते हैं ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है एक तरह से। तो ये ज्वालामुखी भारत में एक ही ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब समझते हैं, ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो एक तो क्या होता है, शांत ज्वालामुखी होता है, यानी एक बार 100 साल 50 साल पहले उसमें उद्गार हुआ, यानी कभी उससे ज्वाला निकली, और आज 100 साल हो गए कभी ज्वाला नहीं निकली उससे। ये जितने भी पर्वत, अरावली पर्वतमाला है, ये तो मोरदार पर्वत है, जैसे कई पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी का परिणाम होते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ाया था आपको अफ्रीका महाद्वीप, आप पढ़ाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप का जो किलिमंजारो पर्वत है, वहां की सबसे ऊंची चोटी वो ज्वालामुखी पर्वत है। आज भी वहां से ज्वाला निकलती रहती है। तो ये जो क्या होता है कि ज्वालामुखी, एक तो क्या होता है कि पहले 100 साल पहले हुआ, 50 साल पहले हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक उससे कुछ भी नहीं निकला। एक तो शांत ज्वालामुखी होता है, एक सुसुप्त होता है कि जिसे 100 साल पहले हुआ, फिर 50 साल फिर बाद फिर हुआ, फिर 25 साल बाद हुआ। ऐसे कभी कभार होता है, बीच में रुक रुक के गैप होता है और बड़ा विस्फोट होता है। एक वो कहलाता है सुसुप्त, और एक होता है सक्रिय, जिससे रोज ही धुआं निकल रहा है, लावा निकल रहा है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन। अगर आप कभी घूमने जाए यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो आपको दिखाएंगे, या आपको दिखाया जाएगा, उत्तरी अंडमान के पास स्थित है ये, समुद्र के अंदर, और इसमें अंडमान सागर में स्थित है। और इसको दूर से रात में देखोगे तो रोशनी चमकती हुई नजर आएगी आपको। ये आज भी इससे लावा निकल रहा है। अभी 2017 में भी काफी मात्रा में इससे लावा निकला था।
तो ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। और सबसे बड़ी विशेषता आगे, पूरा जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया बताया ना हमने आपको पिछले वीडियो में, उस दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी दक्षिण एशिया में कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इतने देश हैं उनमें, ये यहीं पे ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका नाम है बेरन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बेरन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, या बेरन ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, या बेरन द्वीप का निर्माण किससे हुआ। क्या समझे, बेरन द्वीप का निर्माण किससे हुआ, तो ज्वालामुखी से हुआ इसका निर्माण। इस तरह कई रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान, इसमें उत्तरी अंडमान के नजदीक स्थित है। ये देख रहे हैं आप, सॉरी मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये उत्तरी आ गया ना, हाँ ये मध्य अंडमान के पास आएगा। किसके पास है, उत्तरी अंडमान ये रह गया, ये मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के पास स्थित है, राइट हैंड साइड में। तो इधर से अपन जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ देखेंगे तो दाएं आपकी साइड ये स्थित है अंडमान सागर में। तो इसको कहते हैं बेरन द्वीप या बेरन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। एक ये याद रखेंगे। एक ये जो इंदिरा बिंदु है, इसके दो नाम दूसरे भी है, पिग्मेलियन बिंदु और पार्सन बिंदु, ये भी कहते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा एक आप ये देख रहे हैं ऊपर द्वीप, ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये द्वीप है किसका, म्यांमार का, इसका है ये भाग, इस पर नियंत्रण किसका है, किसके अधीन है ये कोको द्वीप, इस म्यांमार के। अब यहां पे ये चैनल, अगर अपन जैसे, वैसे आपके पूछा नहीं जाना है इस एग्जाम में, फिर भी मैं एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये कोको चैनल है यहां पर, कोको चैनल है ना, कोको चैनल है। वैसे अपने को तो मेन तो 10 डिग्री चैनल को तो याद रखना ही रखना है ना, क्योंकि ये एक अंडमान 10 डिग्री चैनल का उत्तरी भाग है, इसमें जितने भी द्वीप स्थित है वो सारे के सारे अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, और नीचे वाले जो द्वीप है वो सारे निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये तो याद रखना ही, अंडमान और निकोबार में जो के बीच में जो स्थित है। लेकिन अब ये जो आपके जैसे म्यांमार और भारत के बीच में जो स्थित है वो कोको चैनल कहलाता है, ये वाला। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे, कोको चैनल किन किन को अलग कर रहा है, भारत व म्यांमार को। वैसे पूछे जाने के चांसेस कम है, फिर भी आप याद कर लें तो हो सकता है कहीं काम आ जाए अपने, या आप दूसरे एग्जाम में बैठे, आरएस में बैठेंगे तो वहां पूछा जा सकता है, आरएस में तो पूछ लेते हैं। तो कोको चैनल, ये कोको द्वीप और भारत का जो उत्तरी अंडमान द्वीप है उसके बीच में, यानी एक तरह से भारत और म्यांमार के बीच में है कोको चैनल।